अस्सलाम वालेकुम। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है हीमोलिटिक एनीमियाज़। अच्छा, हीमोलिटिक एनीमियाज़ के कुछ स्टार्ट करने से पहले इसकी पैथोजेनेसिस मॉर्फोलॉजी, तो कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हीमोलिटिक एनीमिया वाले पेशेंट्स में आपको नज़र आते हैं। ठीक है, एज अ नेम सजेस्ट इट इज़ अ हीमोलिटिक एनीमिया। मतलब यह है कि आरबीसीज ब्रेक डाउन हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जब आरबीसीज नॉर्मल से ज़्यादा ब्रेक डाउन होने लग जाएंगे तो उनका डैट मीन्स कि उनका लाइफ स्पैन कम है। तो हीमोलिटिक अनीमियाज वाले पेशेंट्स में आपको सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि आरबीसीज का, उन पेशेंट्स के जो ब्लड में आरबीसीज हैं उनका लाइफ स्पैन कम होगा। जब आरबीसीज का लाइफ स्पैन कम है, वो जल्दी से जल्दी टूट रहे हैं, तो ब्लड में आरबीसीज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, एरिथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़ाएगी। जब एरिथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़ेगा तो बोन मैरो में जो एरिथ्रोइड प्रिकर्सर्स हैं उनका लेवल बढ़ता है। ठीक है, पहली बात आरबीसीज का लाइफ स्पैन कम है। सेकंड थिंग इज कि आपका पास एरिथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़ेगा। एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से सिक्रीट होता है? किडनीज प्लस लिवर। ठीक है, अभी एरिथ्रोपोइटिन जाके बोन मैरो पे एक्ट करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा और आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाएगा, और उस प्रोसेस को कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। थर्ड थिंग इज, जैसे हीमोलिटिक एनीमिया है, इसका मतलब है कि आरबीसीज की ब्रेक डाउन ज़्यादा है। जब आरबीसीज की ब्रेक डाउन ज़्यादा होगी तो उतना ही आपके पास हीमोग्लोबिन की डिग्रेडेशन ज़्यादा होगी। जब हीमोग्लोबिन की डिग्रेडेशन ज़्यादा होगी तो उसके डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो उस पेशेंट के ब्लड में आपको ज़्यादा मिलेंगे। सो द थिंग इज कि पहले क्या हो रहा है, आरबीसीज का लाइफ स्पैन कम है, उनकी ब्रेक डाउन हो रही है, फिर एरिथ्रोपोइटिन का लेवल, एरिथ्रोपोइसिस ज़्यादा, एंड देन हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस को आपने 2 हेडिंग्स के अंदर कवर करना है, एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस एंड वी हैव द इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस। आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेजल्स भी हेमोलिसिस हो रही है एंड विद इन द ब्लड वेजल्स भी हेमोलिसिस हो रही है। अब आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेजल्स हेमोलिसिस जो होती है उसकी क्या रीजंस हैं? कोई भी ऐसी थिंग जिसकी वजह से आरबीसीज की डिफॉर्मेबिलिटी, कि जैसे अगर किसी, सपोज ये कोई वेजल है, इसमें से आरबीसी ने गुजरना है, अगर इतना बड़ा आरबीसी है तो वो क्या करेगा, उसकी मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ा स्ट्रेच करके छोटी होकर वो उसमें से गुजर जाएगी। लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म जिसकी वजह से कि आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन है वो डिफॉर्मेबिलिटी उसकी कम हो रही है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो रही है, वहाँ से उससे गुजरा नहीं जाएगा इसके अंदर से। ठीक है, कैपिलरीज में तो वो जा ही नहीं पाएगी क्योंकि वो डिफॉर्मेबिलिटी खत्म होगी। ठीक है, अब एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस इसी वजह से होती है कि कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स की डिफॉर्मेबिलिटी को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फैक्टर्स दैट डिक्रीज आरबीसीज डिफॉर्मेबिलिटी। अब जब आरबीसीज की डिफॉर्मेबिलिटी कम, हमने बोला इट इज एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस। एक्स्ट्रावास्कुलर कहाँ पे हो सकती है? मोस्ट कॉमनली स्प्लीन में। तो ऐसे ब्लड जो हैं आपके आरबीसीज हैं वो स्प्लीन में जाकर सिक्वेस्टर हो जाएंगे। जब वहाँ पे उनकी कोर्ड्स में सिक्वेस्टर होंगे तो फिर उनकी हेमोलिसिस कौन कर देगा, या वो उनके ब्रेकडाउन कौन करेगा? मैक्रोफेजेस। ठीक है, जो स्प्लीन के मैक्रोफेजेस है वो उनको खा जाएंगे। ये इसकी पैथोजेनेसिस हो गई। अब ऐसे जिनमें एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस हो रही है, आपको क्या मिलेगा, क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे? पहली बात कि उनमें अनीमिया होगा। सेकंड थिंग इज क्योंकि स्प्लीन इन्वॉल्व है तो स्प्लीनोमेगैली होगी। थर्ड थिंग इज कि हीमोग्लोबिन टूट रही है तो उसमें जॉन्डिस होगा। 3 चीज़ें हैं, अनीमिया, स्प्लीनोमेगैली एंड जॉन्डिस। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होती है? स्प्लीनेक्टोमी। स्प्लीन को रिमूव कर दो, आरबीसी सिक्वेस्टर ही नहीं होंगे। अच्छा, इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस की क्या पैथोजेनेसिस है? इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होती है कोई 3-4 इसके चीज़ें जिसकी वजह से हो जाएगी। सबसे पहली होती है मैकेनिकल इंजरी, कोई भी ट्रॉमा जिसकी वजह से आरबीसीज रप्चर हो जाए, जैसे कि अगर ट्रॉमा कोज बाय कार्डिक वाल्व्स। ठीक है, कार्डिक वाल्व्स अगर कोई ट्रॉमा कर रहे हैं, वहाँ से जब आरबीसीज गुजर रहे हैं, या आपके पास वेजल्स ही थोड़ी नैरो हो गई है क्योंकि उसमें कोई थ्रोम्बस वगैरह बन रहा है, या आपके पास कोई फिजिकल ट्रॉमा रिपीट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला मैकेनिकल इंजरी की वजह से इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में कोई प्रॉब्लम उसकी वजह से हो सकती है, एंड देन टॉक्सिक इंजरी की वजह से हो सकती है। मैकेनिकल इंजरी में कोई भी ट्रॉमा हो सकता है जो कि कार्डिक वाल्व्स कर सकते हैं, नैरोइंग बाय थ्रोम्बाई एंड फिजिकल ट्रॉमा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में ये है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जिसकी वजह से कुछ एंटीबॉडीज हैं वो आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजेंस होंगे उसके साथ बाइंड करेंगी, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी। टॉक्सिक इंजरी का मतलब ये है कि कोई भी आपको, जैसे क्लोस्ट्राइडियम बैक्टीरिया है, उसकी वजह से सेप्सिस हो जाएगी। जब एक बंदे को सेप्सिस हुई है फिर क्या होगा, एंजाइम्स रिलीज होंगे और आरबीसी की मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो जाएगी। तो आपके पास इंट्रावास्कुलर वेजल के अंदर हेमोलिसिस के 3 मैकेनिज्म, एक तो मैकेनिकल इंजरी होगी इस पेशेंट को। मैकेनिकल इंजरी क्यों हो रही है? कार्डिक वाल्व्स आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कोई रिपीटेटिव फिजिकल ट्रॉमा हो रहा है,
ठीक है। एंड थर्ड थिंग वॉज कि अगर आपके पास ये वेजल्स बहुत ज़्यादा नैरो हो जाए तो यहाँ से जब आरबीसी इतना बड़ा गुजरेगा वो तो रप्चर हो ही जाएगा, ठीक है। सेकंड थिंग आपके पास कहते हैं कोई टॉक्सिक इंजरी, जैसे क्लोस्ट्राइडियल सेप्सिस के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कि क्या करता है, एंजाइम्स रिलीज करता है और आरबीसी की मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो जाती है। और क्या था, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस में क्या था, एक्स्ट्रावास्कुलर की लैदा है, इंट्रावास्कुलर की लैदा है, उसके क्लिनिकल फीचर्स एनीमिया, जॉन्डिस, स्प्लीनोमेगैली। अब इंट्रावास्कुलर के आपके पास, अच्छा एक और रीजन थी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट जैसे आपके पास मलेरियम फेल्सीपेरम जो होता है, मतलब फेल्सीपेरम मलेरिया, वो भी आपके पास हिमोलिटिक एनीमिया कर सकता है। अब इसमें भी आपको अनीमिया मिलेगा, इसमें आपको जॉन्डिस मिलेगा, बट इसमें आपको स्प्लीनोमेगैली नहीं मिलेगी क्योंकि आरबीसीज ब्रेन के अंदर या वेजल्स के अंदर रप्चर हो रहे हैं, स्प्लीन का कोई लिंक नहीं है। तो मेजर थिंग इज स्प्लीनोमेगैली नहीं मिलती है, अनीमिया और जॉन्डिस मिलता है। अब क्योंकि ब्लड वेजल्स के अंदर आरबीसी की ब्रेक डाउन हो रही है तो हमें ब्लड वेजल्स में ही हीमोग्लोबिनीमिया, ठीक है, वही जब जाएगा किडनी में तो हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है तो हीमोसिड्रिन यूरिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, अब देखो जब फ्री हीमोग्लोबिन होती है वो सीरम एक प्रोटीन है हेप्टोग्लोबिन, उसके साथ बाइंड करेगी, जब उसके साथ फ्री हीमोग्लोबिन बाइंड करती जा रही है तो हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम हो गया। हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो जो फ्री हीमोग्लोबिन है अब क्या होगा उसका, मतलब हेप्टोग्लोबिन के साथ, ये देखो ये आपके पास एक हेप्टोग्लोबिन है, इसके साथ जाके हीमोग्लोबिन बाइंड करती जा रही है, ठीक है, सारे हेप्टोग्लोबिन अक्यूमुलेट हो गए। अब जो और एचबी आ रही है, अब उसके पास तो कोई हेप्टोग्लोबिन है ही नहीं जिसके साथ वो बाइंड करे, तो अब ये हीमोग्लोबिन किस में चली जाएगी, मेट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये मेट हीमोग्लोबिन होती है रेड से ब्राउन कलर की, और जब ये यूरिन में जाएगी तो यूरिन को भी कौन सा कलर दे देगी, रेड और ब्राउन, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स का यूरिन कलर क्या होगा, रेड टू ब्राउन। फिर हीमोग्लोबिन से जो आयरन निकलता है, आयरन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में एक्यूमुलेट होगा तो उसको कहते हैं हीमोसिडरोसिस, ठीक है। हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स था, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला ये जो हीमोग्लोबिन थी सारी वो हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये टूटेगा, इससे क्या बनता है, बिलीरुबिन, ठीक है, बिलीरुबिन बनता है। अब बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, जॉन्डिस। तो यही रीज़न है कि आपके पास हिमोलिटिक एनीमिया वाले पेशेंट में जॉन्डिस क्यों होता है, हेप्टोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स मेटाबलाइज हो जाएगा बिलीरुबिन में। अब बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, अब वो लिवर उतना ही वो बिलियरी ट्रैक्ट में भेजेगा, बिलियरी ट्रैक्ट में जब वो एक्यूमुलेट होती रहेगी तो एक टाइम आएगा कि वहाँ पे गॉल स्टोन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस में क्या था, अनीमिया, जॉन्डिस, स्प्लीनोमेगैली। यहाँ पे अनीमिया, जॉन्डिस, स्प्लीनोमेगैली नहीं है, हीमोग्लोबिनीमिया, हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोसाइडन यूरिया। हेप्टोग्लोबिन का बताया, ठीक है, जिसकी वजह से मेट हीमोग्लोबिन बनेगा, रेड ब्राउन कलर मिलेगा। जॉन्डिस क्यों होता है, हीमोसिड्रोसिस क्यों होती है, देन गॉल स्टोन्स, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी क्या है कि आपको क्या क्या चीज़ें आप अगर देखोगे पेशेंट में तो क्या मिलेगा आपको। पहली बात तो आपको मैंने बताया था कि एरिथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़ता है, ठीक है। देन आपके पास एरिथ्रोइड प्रिकर्सर्स का मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मोब्लास्ट हैं उनका लेवल बढ़ेगा, ब्लड में रेटिकुलोसाइटोसिस हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको मैंने बोला था कि गॉल स्टोन्स बनते हैं तो कोलीलिथियासिस भी बताएंगे। फिर उस पेशेंट में आयरन का लेवल भरा है तो हीमोसिड्रिन भी बताएंगे, लेकिन हीमोसिड्रिन कहाँ कहाँ एक्यूमुलेट कर सकता है, लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो में, ठीक है। और उसके अलावा पहले तो बोन मैरो में सिर्फ हो रही थी ना हेमाटोपोइसिस, अब आपके पास जो हेमाटोपोइसिस है वो लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में भी हो सकती है। तो हीमोलिटिक एनीमिया में आपने क्या बताना है, सबसे पहले देखना है पेशेंट का एरिथ्रोपोइटिन लेवल इंक्रीज होगा, पहली बात। एरिथ्रोपोइटिन का लेवल इंक्रीज है तो एरिथ्रोइड प्रिकर्सर्स का लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। अब एरिथ्रोइड प्रिकर्सर्स क्या होते हैं, वही नॉर्मोब्लास्ट बोन मैरो में होते हैं। जो चीज़ें बनती जा रही है वो क्या है, रेटिकुलोसाइट्स। अब रेटिकुलोसाइटोसिस मतलब ब्लड में रेटिकुलोसाइट्स, वही एक सीक्वेंस है ना। किडनी में क्या बनता है, एरिथ्रोपोइटिन, बोन मैरो में जाएगा तो वहाँ पे नॉर्मोब्लास्ट का लेवल बढ़ा देगा, वही नॉर्मोब्लास्ट जब ब्लड में आएंगे तो रेटिकुलोसाइटोसिस, ठीक है। फिर आपको मैंने कोलीलिथियासिस, गॉल स्टोन्स का भी पहले भी बता दिया, आयरन का बताया कि हीमोसिड्रिन वो कहाँ कहाँ एक्यूमुलेट होगी, लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। फिर आपको मैंने बताया कि आपके पास ब्लड जो सिंथेसिस है वो एक्स्ट्रा मेडलरी मतलब बोन मैरो के बाहर भी होगी, कहाँ पे, लिवर पे, लिम्फ नोड्स पे एंड स्प्लीन पे, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द हीमोलिटिक एनीमिया।